नमस्कार। कार्यक्रम खेल खिलाड़ी में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ अजय पुंडीर। दर्शकों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर धर्मेंद्र प्रकाश भट्ट, जो कि संयुक्त निदेशक हैं खेल विभाग उत्तराखंड में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। जैसा कि हम जानते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आप कैसे देखते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस को आज के परिप्रेक्ष्य में? जैसे कि सभी को मालूम है, राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी की जन्मोत्सव पर मनाया जाता है जी। और उन्होंने हमारे इंडिया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक्स में उन्होंने जो मेडल दिलाए हैं, जो गोल्ड मेडल दिलाए हैं, उन्हीं की स्मृति में ये पूरे राष्ट्र में ये मनाया जाता है। और इस बार भारत सरकार ने भी इस संबंध में स्पेशल गाइडलाइंस जारी करी हैं कि हर एक राज्य और उसमें प्रत्येक जनपद, हर एक वर्ग की, नॉर्मली जो प्रतियोगिताएं होती हैं, जो खेल का आयोजन होता है, वो इसको एक खेल उत्सव के रूप में मनाने के लिए उनके निर्देश हैं। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो खेलों को बढ़ावा देना है या कराने हैं, ये छोटे बच्चों के ही लेवल में नहीं कराने हैं। मतलब उसमें छोटे बच्चे भी शामिल हों, उसमें जो बीच के जो वयस्क हैं वो भी शामिल हों, और जो हमारे वेटरन लोग हैं जी, वो लोग भी उसमें शामिल हो। पूरे एज ग्रुप को उन्होंने अलग अलग उनके ही तरीके से उनको उसी प्रकार की प्रतियोगिताओं के रूप में कराएं और पूरा का पूरा भारत जो है खेलों में सरोवर रहे। 29 अगस्त उनकी पुण्यतिथि और उनके जन्मदिवस पर ये उस लिए मनाने के निर्देश दिए हैं। जी, जैसे कि आपने बताया कि डॉक्टर मेजर ध्यानचंद जी का जो योगदान है भारतीय खेलों में, विशेष करके हॉकी में, बहुत ही अतुलनीय है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। और उसी के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा विभिन्न तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के किस तरह के कार्यक्रम उत्तराखंड में चलाए जा रहे हैं, ताकि उत्तराखंड के संदर्भ में जो यहाँ के खेल है, यहाँ के खिलाड़ी हैं, उनका कैसे विकास के लिए जो नीतियाँ हैं, जो योजनाएं हैं, उसके बारे में थोड़ा मैं बताएं। आपने बहुत अच्छा बात बोली है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2021 में एक खेल नीति जारी करी है। खेलों में अलग अलग योजनाएं पूर्व में भी थी, लेकिन 2021 खेल नीति में जो विशेषकर जो कुछ ऐसी योजनाएं लाई गई हैं जो अन्य राज्यों को भी इसमें बीट करती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन योजना है, जिसमें 8 साल से 14 साल तक के बच्चों को, और प्रत्येक आयु वर्ग में 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13 और 13 से 14, मतलब 6 आयु वर्गों में हर एक जनपद में 50 लड़के और 50 लड़कियों को उनको एक 1500 रुपया प्रति माह खेल छात्रवृत्ति माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से स्वीकृत करी है जी। और वो योजना पिछले साल से हमारे यहाँ लागू हो गई है और उसके बहुत अच्छे परिणाम हो रहे हैं। और उसी लेग में जो बच्चे 14 साल से बड़े हैं, 8 से 14 के लिए तो आपने, चूंकि एक नर्सरी हमको खेलने के लिए हमको एक नर्सरी चाहिए जी, तो वो नर्सरी पैदा करने के लिए, बहुत बृहद रूप में करने के लिए हमने इन छोटे बच्चों को पकड़ा है। लेकिन जो भी खेल होते हैं, जो ओलंपिक्स होते हैं, नेशनल गेम्स होते हैं, एशियन गेम्स होते हैं, ये बड़े वर्ग में होते हैं, बड़े आयु वर्ग में होते हैं। तो उनके लिए 14 वर्ष से 23 वर्ष के लिए, 14 से 17, 17 से 19, 19 से 21 और 21 से 23, ये 4 आयु वर्गों में। और उस योजना के तहत 2000 रुपया पर मंथ उन बच्चों को मिलेगा, जो हर एक जनपद के 100 लड़के और 100 लड़कियों को। वहाँ 8 से 14 में 150 लड़के और 150 लड़कियों को मिल रहा है, यहाँ 100 लड़कों को और 100 लड़कियों को। तो 300 बच्चे उस योजना में जनपद के और 200 बच्चे इस योजना में जी, 500 बच्चे प्रति जनपद लाभान्वित होंगे। और उसके अलावा जो 2000 रुपया प्रति माह के अलावा 10,000 रुपया एक मुश्त, जो आदमी जिसे अपने किट खरीदनी हो, जिसको अपना पर मंथ, तो एक डाइट मनी के रूप में, इस रूप में उसको दिया गया है। और जो एक मुश्त खेल उपकरण खरीदने के लिए, जैसे बैडमिंटन का रैकेट खरीदना है, जैसे बॉक्सिंग का ग्लव्स खरीदना है, फुटबॉल खरीदनी है, जूते लेने हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए, खेल उपकरण के लिए एक मुश्त 10,000 रुपये की रकम भी उन बच्चों को दी जा रही है। जी, आपने बताया कि बहुत तरह तरह के कार्यक्रम, और खास करके जो बच्चों के लिए विशेष आयु वर्ग में
चलाए जा रहे हैं जिससे कि जो टैलेंट है वो रिकग्नाइज हो सके और नर्चर हो सके। इसके लिए और क्या तरीके अपनाए जाते हैं, खास करके खेल विभाग द्वारा या उनके जो कोचेज़ हैं या ट्रेनिंग डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर कि उनको विशेषकर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग, जैसे कि कोई बॉक्सर है तो उसको एक बॉक्सिंग रिंग में उतरना, उसके रिलेटेड उसको ट्रेनिंग दी जाती है। इस तरह की योजनाओं के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, या कैसे काम किया जाता है? एक खिलाड़ी को बनाने के लिए 3 कारक बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1 खिलाड़ी, नंबर 2 कोच और नंबर 3 इक्विपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर। खिलाड़ी का होना, एक बच्चे का होना या एक खेलने के लिए खिलाड़ी का होना तो आवश्यक है, लेकिन वो खिलाड़ी उस खेल का टैलेंट लिए हुए होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने वॉलीबॉल के लिए किसी छोटे बच्चे को चूज कर लिया हो, या जो बड़ा बच्चा है वो जिम्नास्टिक करने लंबा है 5 फुट 6 फीट के आसपास और उसे आप जिम्नास्टिक कराएं। तो ऐसे बच्चे, प्लस जो हमारे बॉडी में मसल्स फाइबर्स होते हैं उनमें फास्ट ट्विस्ट और स्लो ट्विस्ट भी होते हैं। तो कुछ बच्चे बहुत जन्म से ही मतलब थोड़ा लेजी या ढीले होते हैं और कुछ बच्चे बहुत चटक होते हैं, तो उनको उनकी विधा के अनुसार। इसके अलावा एक जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स हैं, अगर आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बच्ची में है, मेरे कहने का मतलब अटैक करने की या उसको किसी भी रूप में आगे बढ़कर काम करने की, जिसको रिस्क लेकर के काम करने की एक प्रवृत्ति होती है जिनमें, अगर ऐसे बच्चे होते हैं तो उनको हम कॉम्बैट स्पोर्ट्स में डालते हैं। हालांकि ये हर खेल में है, लेकिन जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे के अंदर बहुत अच्छी विल पावर होनी चाहिए और वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी उसमें अच्छी होनी चाहिए। तो उन सारे चीज़ों का होना एक बच्चे के लिए, उस बच्चे में आवश्यक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो खेल में आप बच्चे को डाल रहे हैं उस खेल के लायक उस बच्चे में एबिलिटी होनी चाहिए। एबिलिटी नंबर 1, मतलब तभी एक अच्छा खिलाड़ी बनेगा। अगर आपने उस एबिलिटी के लायक, जैसे 100 मीटर स्पोर्ट्स फॉर राइट मैन, इस तरीके से। बिल्कुल जी। अभी जैसे मैं आपको बताऊं, लॉन्ग रन है, एक बच्चा है जो बहुत तेजी से दौड़ता है, तो आप उसे लॉन्ग रन के बजाय उसको आप शॉर्ट रोसेज या मीडियम, स्प्रिंट्स में डालिए। और कोई एक ऐसा है जो ढीला है, जो बहुत तेज नहीं दौड़ पाता है लेकिन लंबे समय, तो उसको हमको लॉन्ग रेसेज में डालना चाहिए। तो हम लोग बीच में अपने जो हमारे यहाँ जो स्पोर्ट्स कॉलेज या हॉस्टल्स हैं उनमें भी हम लोग गेम वाइज कभी कभार जब ऐसा देखते हैं तो शिफ्ट भी करते हैं जी। उसके अलावा दूसरा है कोच। जिस प्रकार से पढ़ाई में जो एक अच्छा टीचर होता है बहुत अच्छी तरह समझाता है, समझाने का भी तरीका अच्छा है, बड़ा वास्ट तरीके से समझाता है, एक अलग तरीके से समझाता है, उसी प्रकार से कोच का भी उतना ही इंटेलिजेंट होना या उतना ही वो शार्प होना और जो नए नए नियम आ रहे हैं उनसे अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरा ये कारक है कि कोच बहुत अच्छा होना चाहिए और उस लेवल का होना चाहिए। अगर आपने अपने बच्चे को इंटरनेशनल खिलाना है और आप किसी सामान्य से कोच के पास उसकी ट्रेनिंग करा रहे हैं तो थोड़ा संभव कम लगता है कि वो उस लायक से, क्योंकि वो टेक्निक, वो नॉलेज, वो सारी चीज़ें, स्ट्रेटजी बड़े लेवल में जब आप एडवांस में चले जाते हैं, टॉप लेवल की ओर जाते हैं, तो वहाँ पर टेक्निक में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, लेकिन वहाँ की टैक्टिक्स जो है, स्ट्रेटजी जो है, वो बहुत इफेक्ट करती हैं। उसके अलावा तीसरा फैक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर या इक्विपमेंट। अगर बच्चे के पास हॉकी खिलाने के लिए आपने बच्चे को डाला और आपके पास टर्फ नहीं है, हॉकी की टर्फ नहीं है, तो बच्चा टर्फ में वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा जी। बैडमिंटन खेलने के लिए आपने बच्चे को भेजा है और बैडमिंटन इंडोर गेम है, तो आपके पास अगर इंडोर हॉल नहीं है, उसके अलावा वुडन फ्लोर और मैट, उस आप नॉर्मल फ्लोर में खिलाइए और वुडन मैट डाल करके जो जिसमें टूर्नामेंट होते हैं उसमें खिलाइए, उसमें अंतर हो जाता है। ऐसे ही हमारे जैसे मैं आपको बताऊँ, बॉक्सिंग में ही बताऊँ, अगर उसके पास रिंग होगा तो रिंग की स्ट्रेटेजी अलग होती है, कॉर्नर स्ट्रेटेजी अलग होती है, बीच वाले अलग होती है, और बॉक्सिंग में भी अलग अलग टाइप की बॉक्सर्स होते हैं। कोई लॉन्ग रेंज से खेलता है, दूर दूर से खेलता है, भागता रहता है। कोई शॉर्ट होता है जो बीच बीच में करके खेलता है, थोड़ा कभी लंबा करता है, कभी शॉर्ट भी करता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कॉर्नर में बहुत अच्छा खेलते हैं और अच्छे हार्ड हिटर होते हैं, टेम्पो टाइप के होते हैं, तो उनके लिए जो कॉर्नर में बॉक्सर को फंसा करके जो खेलते हैं वो, तो उस तरह की इक्विपमेंट आपको जरूरी है जी। एडवांस इक्विपमेंट होने से बेनिफिट ये होता है, आपका जिम बहुत अच्छा होता है, तो कभी कभी हम लोग कौन सी मसल्स
बायोमैकेनिक्स के माध्यम से हम देखते हैं कि इसकी मसल्स कौन सी है जो वीक है, उसको हमको कौन से पार्ट को हमको ट्रेनिंग देनी है। तो स्पोर्ट्स साइंस का, इक्विपमेंट का या इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत महत्वपूर्ण है। और जब आप इंटरनेशनल लेवल में आप देखते हैं तो वहाँ पर ये जो है बार जी, यही बार एक ऐसा होता है जिसमें मेंटल स्ट्रेस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर साइकोलॉजिकल प्रेशर को ग्रास्प करके उससे लड़ करके उससे उबरने की अगर बच्चे में आदत होगी या उससे कैपेबिलिटी होगी, क्योंकि जब आप खेलने जा रहे होते हैं और फिर दूसरा क्या होता है, आप एग्जाम्पल ही लगा लीजिए, आप नेशनल में फाइनल में हों या इंटरनेशनल में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ में। मैं इसी में आ रहा था कि जैसे कि जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं, खास करके एशियंस या कॉमनवेल्थ या ओलंपिक्स, तो आप खुद एक एशियन गेम्स मेडलिस्ट रहे हैं, आप एक बॉक्सर रहे हैं, तो आपके अकॉर्डिंग जो आपके अनुभव रहे हैं उसके आधार पर किस तरह का प्रेशर, जो आपने माइंड स्ट्रेटेजी बताई, टैक्टिक्स बताई, क्या प्लेयर्स को फॉलो करना चाहिए? क्योंकि वो स्पोर्ट्स तो सीख चुका है, वो उस लेवल तक पहुंच चुका है, तो उसमें टैलेंट की तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन मेडल जीतने के लिए क्या खास करना होगा कि वो पोडियम तक पहुंचे? देखिए, मैं आज का जो एरा है, आज का जो युग है, वो बहुत मॉडर्न और एडवांस युग है। और इस टाइम पर अगर हम लोग पुराने इक्विपमेंट के साथ, पुराने संसाधनों के साथ काम करेंगे तो हम लोग सक्सेस नहीं हो पाएंगे। हम लोगों को इंटरनेशनल एरिना में, ओलंपिक पोडियम में अगर मेडल लेना है तो हमको उस लेवल का स्पोर्ट्स साइंस को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। आपके पास देखिए, बच्चा जब ट्रेनिंग करता है तो ट्रेनिंग में इंजरीज बहुत होती हैं। फुटबॉल में चोट लगती है, बॉक्सिंग में चोट लगती है, उसके अलावा आप आपने जब स्टेमिना बढ़ाना होता है, और फिर देखिए 3 मिनट का राउंड होता है बॉक्सिंग में, और उस 3 मिनट में आपने सब कुछ करना होता है, तो आपको पूरे एफर्ट करने पड़ते हैं। मेरे कहने का मतलब कि आपको उसको एफर्ट करने के लिए, हमारे बॉक्सिंग में तो ये है कि एक आपको अडॉप्ट भी करना है, मार खाने की क्षमता भी होनी चाहिए आपको। ऐसा ना हो कि आपको लगे और आप गिर जाएं। तो आप जब तक डबल स्ट्रेस करने का, डबल मतलब जो स्ट्रेंथ है मारने का भी और मार खाने की भी, जब तक आप उसको एब्जॉर्ब करने की भी क्षमता नहीं लेंगे, और उसके अलावा दोनों बॉक्सर जब बराबर खेल रहे होते हैं और बराबर की स्ट्रेटेजी के साथ होते हैं, इंटरनेशनल लेवल में आप देखेंगे सेमीफाइनल, फाइनल्स में आपको ऐसी ही बाउटें मिलेंगी सारी। फुटबॉल में भी देखेंगे तो आपको लगभग ऐसे ही मिलेगा। वहाँ पर टीम का या इंडिविजुअल का मोरल का बहुत इंपॉर्टेंट फर्क पड़ता है। अगर विनिंग मोरल हो तो आदमी जीतने के लिए हालांकि कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी मायने रहता है कि आप दोनों बॉक्सर बहुत दबा कर खेल रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब तक स्पोर्ट्स साइंस है, आप उसको पूरे इन्वॉल्व नहीं होंगे। और इतना है कि जैसे आपका एथलेटिक्स में है या थ्रो में है या बैडमिंटन में है, आप उनकी वीडियो लेके आते हैं, आप ये देखते हैं कि इस लेवल के मुझे ओलंपिक में मेडल लाना है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि ओलंपिक में मेरे कंटेंडर कौन कौन से हैं जो मुझसे लड़ सकते हैं, जिनसे मुझे बहुत फाइट लगेगी। तो मुझे उस लेवल के खिलाड़ी की वीडियो रखनी पड़ेंगी, और उनके जो स्मैश हैं या जो उनकी जो टैक्टिस है उनको देखना पड़ेगा कि वो किस परिस्थिति में कैसा करता है, उसकी कमियां ढूंढनी पड़ेंगी। ये सब स्ट्रेटेजी उसी की होती है, उसकी कमियां ढूंढनी पड़ेंगी, उसकी खूबियां ढूंढनी पड़ेंगी, तो आपको उन खूबियों से बचना होगा और उसकी कमियों का बेनिफिट लेना होगा। ये दोनों चीज़ें आप कैसे सिमिलर उनके साथ करते हैं, तो ये एक अच्छा मतलब है काम करने के लिए। और ये चूँकि मैं इस फील्ड में हूँ तो मुझे बहुत आनंद भी आता है इस फील्ड में। तो हम जैसे बात कर ही रहे हैं कि स्पोर्ट्स साइंस का एक बहुत बड़ा रोल है, जिसमें कि मोरल, इंस्पिरेशन, आप सामने वालों को कितना रीड कर पा रहे हैं, कितना एनालिसिस आपके पास है कि आप उसी के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाए, क्योंकि अंत में जो जीतेगा तो मेडल उसी को मिलना है। अपनों खेलना ही सिर्फ एक उद्देश्य नहीं रह पाता, खास करके इंटरनेशनल इवेंट्स में। मैं इसी पे आगे आ रहा हूँ कि जो ये ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के कोर्सेज चलाए जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा, यार तरह तरह के नेशनल टूर्नामेंट्स है, जैसे कि फिट इंडिया है, खेलो इंडिया है, यूनिवर्सिटी गेम्स है, इस तरह की पहल जो है ये किस तरह का लाभदायक होंगी आगे के लिए? ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। देखिए, खेल संस्कृति होना, खेल संस्कृति को समाज में विकसित करने से दो चीज़ें हैं। एक तो स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा जी, और दूसरा जब स्वास्थ्य अच्छा होगा, क्योंकि खेल के साथ डिसिप्लिन मिला हुआ है, लगा हुआ है। मतलब
खेल अगर आपने खेलना है तो आप सवेरे उठ के जाना ही है, आपने खेलना ही है, या शाम को आप खेलते हैं तो शाम को जाना ही है। तो एक डिसिप्लिन भी जुड़ा होता है, और वहाँ पर जब आप खेल रहे होते हैं तो आप अपने कोच की भी इज्जत करते हैं, कोच की भी बातें सुनते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब आप डिसिप्लिन के हिसाब से भी आप आ रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं और टाइम से भी काम कर रहे हैं, तो एक समाज स्वस्थ तो होने के अलावा एक संस्कृति के रूप में, सुसंस्कृति जिसे कहा जाए, वो एक डेवलपमेंट। फिट इंडिया का बेनिफिट ये होता है कि वो स्कूल से लेकर के वहाँ तक कोई सर्विस कर रहा हो या कोई और भी कोई काम कर रहा हो, गाना ही गा रहा हो या कुछ कर रहा हो, जो अपने फील्ड में लोग लगे हुए हैं, तो वो अपना टाइम निकाल कर किस तरीके से अपने आप को फिट रख सकते हैं। देखिए आज की डेट में आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग शुगर वुगर और ब्लड बीपी के वो रहते हैं, लेकिन उन सब से उभरने का तरीका स्पोर्ट्स है जी। और इसमें हमारा उत्तराखंड देवभूमि में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है जी। और गांव से लेकर, घर से लेकर के पूरा परिवार संभालने में बहुत बड़ी जिम्मेदारी महिलाओं की होती है। और अगर महिलाएं भी, गांव की महिलाएं, मैं कह रहा हूँ कि खेल को अपनाना शुरू कर दें। खेल को अपने साथ बच्चे के स्टार्ट होने से ही लेकर के, आप देखिए बच्चे में डेवलपमेंट उस बच्चे का बहुत तेजी से होता है जो स्पोर्ट्स, जो फिजिकल एक्टिविटीज करता है। आई मीन टू से फिजिकल एक्टिविटीज से मेरा मतलब है फिजिकल एक्टिविटीज करता है। जो फिजिकल एक्टिविटीज करता है तो उसकी हड्डियां बढ़ती हैं, उसके मसल्स बढ़ते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो उसका डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। खाने पीने में भी वो, कोई भी होगा जिसका डेवलपमेंट होगा तो खाने के लिए भी वो ज़्यादा खाने, मतलब नॉर्मल से हल्का हल्का बढ़ना शुरू करता है। आप देखिएगा बहुत सारे बच्चों को खिलाने में दिक्कतें होती हैं, लेकिन जो बच्चा खेल रहा होता है भूख अच्छी लगती है तो माँ बाप को खुद ही बोलता है मुझे भूख लगी, खाना खिलाओ। ये बड़ा बेनिफिट है, तो माँ बाप को भी खुशी होती है। तो मैं आपके माध्यम से मैं पूरे देवभूमि उत्तराखंड यानी भारत सरकार जो भी इसको सुन रहे होंगे, मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि बच्चा जब नवजात शिशु के रूप में आपके पास है, उस समय से ही आप उसको फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर दें। अगर वो चलने लगता है तो उससे जितना ज़्यादा उसको चलाने की कोशिश करिए, लेकिन ये सब उसके मनोरंजन के रूप में होनी चाहिए। उससे उसकी विरक्ति नहीं होनी चाहिए, उसको मज़ा आना चाहिए। आप देखिए बच्चे हाथ खेल रहे होते हैं, बार बार हाथ लगाते हैं तो उसको आनंद आता है। ऐसे आनंद के रूप में अगर ऐसी एक्टिविटी चलती रहती हैं, धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है। 11-12 साल तक का बच्चा वो है बच्चा जिसके अंदर स्पीड बढ़ सकती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हेरिडिटी से हैं। हमारी शरीर में मसल्स भी 2-3 प्रकार के होते हैं, जैसे फास्ट ट्विच, स्लो ट्विच और न्यूट्रल होते हैं। तो जो न्यूट्रल हैं मसल्स, वो मसल्स ही कन्वर्ट होती हैं स्लो में और फास्ट में। अगर आपने 12-13 साल तक के बच्चे को स्टार्टिंग से 4-5 साल से या उसको छोटे छोटे स्प्रिंट लगाने या जो भी काम है तेज़ी से कराने, जैसे वॉक के उसमें आपने खड़ा होकर के चलने के लिए वॉकिंग का एक वॉक करने वाला होता है जो जिससे बच्चे वॉक कराते हैं, अगर वॉकर इसे कहते हैं, तो वॉकर में अगर बच्चा तेज़ी से चलता है, चलाएंगे उसे, वो फास्ट होता है। स्पीड, और स्पीड हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी स्पोर्ट्स में स्पीड इंपॉर्टेंट है। तो ये स्पीड को लाने के लिए आपको भले किसी गेम को खेल लीजिए, आप फुटबॉल में देखिए जिसकी स्पीड अच्छी होगी बॉल जल्दी पकड़ लेगा, है ना। और क्रिकेट में वो अच्छा स्पीड से डालेगा बॉल। फुटबॉल में क्या कहते हैं, बैडमिंटन में स्पीड से स्मैश भी मारेगा और पकड़ भी लेगा जी। तो ये सारी चीज़ें हैं। हमारे बॉक्सिंग में बहुत स्पीड से पंच मारेगा, स्पीड से वापस आएगा। तो ये स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 13-14 साल तक के या 12-13 साल तक के बच्चों को स्टार्टिंग से स्प्रिंट करानी चाहिए। उसमें कुछ ऐसी एबिलिटीज़ हैं जो बढ़ानी बहुत ज़रूरी है। स्पीड बढ़ानी, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी और एजिलिटी है ये उसी टाइम, तो ये इनका डेवलपमेंट आप शुरू से ही करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी स्टार्टिंग से शुरू कर देंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से बच्चा जो है आपको एक टैलेंटेड बच्चे के रूप में मिलेगा जी। आपने बात करी कि कैसे बच्चे को शुरू से अगर फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर दिया जाए तो जो स्पोर्ट्स का एक फ्यूचर है वो एक अच्छा हो सकता है। उत्तराखंड के संदर्भ में मैं जानना चाहूँगा कि आप किस तरह का टैलेंट देखते हैं यहाँ के नौजवानों में, बच्चों में जो स्पोर्ट्स में आ रहे हैं, और क्या विशेष है, क्या अलग है हम और प्रदेशों से जिसमें कि हम अच्छा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, मैं आपसे बहुत अच्छी बात बोली है। मैं कह रहा हूँ कि जो भौगोलिक परिस्थिति है यहाँ की और जो यहाँ की जीवन यापन का जो एक रूटीन है, उसके हिसाब से हमारे जितने भी हमारे कॉम्बैट स्पोर्ट्स हैं, हमारा एक जुझारूपना हमारे देवभूमि के बच्चों में स्वास्थ्य रहता है। क्योंकि कभी
पैदल चलना हो, ऊपर पहाड़ी से नीचे जाना हो, या कोई आपदा आ गई उससे निपटना हो, वो सारी चीज़ों के लिए मन से और शरीर से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और आप देखिए पहाड़ी क्षेत्र में लंबा लंबा समय जगह तक गाड़ियाँ नहीं होती तो वॉक करना पड़ता है। और प्लेन्स में आप देखेंगे तो 10-20 मीटर भी अगर आप जाते हैं तो स्कूटर लेके जाते हैं, लेकिन पहाड़ में ऐसा नहीं है। आप लंबे लंबे तक, छोटे तो छोड़ दिए, दूर दूर तक आप पैदल चले जाते हैं। तो वो एक पैदल चलने से और ऊपर नीचे चलने से पाँव में मजबूत होते हैं, शरीर अच्छा गठीला और मजबूत बनता है। उसके हिसाब से प्लस जो इतनी भी समस्याएं आती हैं, भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं यहाँ की, और उनके हिसाब से जो उनसे उभरने का जो एक क्षमता रहती है, वो खेल के लिए एक विधा के रूप में आती है, एक टैलेंट के रूप में खेल के लिए है वो। तो उसके हिसाब से जो कॉम्बैट स्पोर्ट्स जो भी हैं, इंडिविजुअल कॉम्बैट स्पोर्ट्स, वो सारे बहुत अच्छे होंगे इसमें। उसके अलावा हम अगर देखें तो फुटबॉल में बहुत अच्छे हमारे उत्तराखंड के खिलाड़ी मिले हैं। एथलेटिक्स एक ऐसा इवेंट है, और एथलेटिक्स में मीडियम रेसेज का, लॉन्ग रेसेज का, हमारे यहाँ स्प्रिंट वाले बच्चे बहुत कम होते हैं, थ्रोअर हैं नहीं मिल पाते, जंपर हमारे पास इतने नहीं मिल पाते, लेकिन हमारे यहाँ दौड़ने वाले जो बच्चे हैं, वो अभी आप देखेंगे तो ओलंपिक में जो बच्चे हमारे यहाँ पर से निकले हैं, गुरमीत हो, तो ये लोग मनीष हो, ये लोग सब ओलंपिक में होकर के आए हैं, और सिर्फ इसी वास्ते, और उनका इवेंट उनके हिसाब से था। जैसे आज की डेट में जैसे वॉकिंग एक अच्छा टफ इवेंट है, वॉकिंग है, लॉन्ग रनिंग है, मीडियम रनिंग है, ये एथलेटिक्स में ये बहुत अच्छा टैलेंट यहाँ है। इसके अलावा कॉम्बैट स्पोर्ट्स में आप देखेंगे तो बॉक्सिंग बहुत अच्छी है यहाँ की, कराटे, ताइक्वांडो, जूडो, यहाँ के अच्छे बॉक्सर, अच्छे खिलाड़ी यहाँ के हैं। जी, तो जैसे कि आपने कहा कि दमखम का जो भी एक, जिन खेलों में दमखम की ज़रूरत होती है खास करके, वो एक हमारे में नेचुरली एक वो हमारी भौगोलिक जो हमारी जोग्राफिकल कंडीशन है उसकी वजह से हैं। इसी में मैं आगे बढ़ना चाहूँगा कि खेल मनोविज्ञान एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है जब हम खेल खेलते हैं कोई, कि आप मेंटली कैसे तैयार होते हैं किसी खेल को खेलने के लिए, खास करके जब आप कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स खेलते हैं जहाँ पर कि आपको मेडल्स के लिए संघर्ष करना होता है। आपने खुद एक मनोविज्ञान में PhD भी करी और आपने किताब भी लिखी है, इसके बारे में मैं थोड़ा बताएं कि इसका क्या रोल है स्पोर्ट्स में। लेवल स्टेट हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, ओलंपिक हो जी, इसका मेजर रोल है। बस ये हम कह सकते हैं कि स्टेट लेवल और नेशनल लेवल तक इसकी उतनी महत्वता नहीं समझते हैं। वहाँ पर आदमी की ज़्यादा फिटनेस, ज़्यादा टेक्निक, ज़्यादा स्टेमिना, ये ज़रूर रहता है। लेकिन जब आप इंटरनेशनल एरिना में आप अपना कदम रखते हैं और इंटरनेशनल एरिना में आप ये चाहते हैं कि मैं ओलंपिक पोडियम में खड़ा हूँ, तो उसके लिए 100% आपको मन से मजबूत होना होता है, और उसके लिए आपको मन से मजबूत होने के लिए उसकी उसी प्रकार की ट्रेनिंग भी होती है। हम लोग उस प्रकार का कंपटीटर ढूंढते हैं जब हम लोग, और उसमें साइकोलॉजिकल काफ़ी टेस्ट भी कराते हैं ताकि उसका दबाव झेलने का रहे। और आप बेसिकली कभी कभी होम ग्राउंड का बहुत दबाव रहता है जी। आप देखिएगा अगर होम ग्राउंड में कहीं पर कोई बैडमिंटन, फुटबॉल या बॉक्सिंग हो रही होगी, तो आप देखेंगे, आप जो ऑर्गेनाइजर होता है होम वाला, उसकी टीम अच्छी खेलती है, उसका ये आपको एक ज्वलंत उदाहरण है, आप सभी लोगों मालूम है। तो ये मेरा कहना है कि वो सिर्फ प्रैक्टिस तो उन्होंने उतनी ही कर रखी होती है, लेकिन वो सिर्फ मन से मजबूत होते हैं। उस टाइम पर पूरा सपोर्ट उनको मिल रहा होता है। मनी वो ऐसी चीज़ होती है। और इंटरनेशनल लेवल में तो हेयर लाइन डिफरेंसेज होता है जी, और उस हेयर लाइन डिफरेंस को ब्रेक करना उसी का काम होता है जो मेंटली बहुत स्ट्रांग होता है। तो साइकोलॉजिकली तो जब तक आदमी इतना मजबूत नहीं होगा। और दूसरा एक बहुत बड़ी बात आपको मैं और बताऊं, स्पोर्ट्स मेडिसिन का बहुत अहम रोल है। जब आप इंटरनेशनल लेवल में कोई भी गेम खेल रहे होते हैं तो आपको ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं होगा जिसको इंजरी नहीं होगी जी। 99 भी नहीं कहूँगा, 100% खिलाड़ियों को इंजरीज होती हैं। उन इंजरियों से, अब वो कौन सी इंजरी है, किस लेवल की है, कभी कभी बहुत अच्छे खिलाड़ी जिनका हम ओलंपिक में मेडल देख रहे होते हैं कि यार ये ओलंपिक में मेडल लाएगा, उसकी इंजरी से ख़त्म हो जाती है लाइफ। तो बहुत
इम्पोर्टेंट रोल है। आपको मैं एक हमारे 88 ओलंपिक्स की बात बता रहा हूँ। क्यूबा की टीम हमेशा वर्ल्ड में अपना छाई रहती है, गोल्ड मेडल ले जाती है जी। तो उस टाइम पर भी एक बैंटम वेट का कैरी ऑन था, वो उस वेट में था, उसमें उसके बीच में उनके कुछ टूर्नामेंट ट्रेनिंग के दौरान कुछ जकड़ा हुआ, उसको इंजरी हुई। उनका दूसरा लड़का उसको लेकर गए, उसका इंजरीज हो गई, तो तीसरे लड़के को उन्होंने ओलंपिक खिलाया और वो गोल्ड मेडल लेके आया। तो हाँ, तो मेरा ये कहना है कि जहाँ पर खिलाड़ी एक के भरोसे हम रहते हैं वहाँ पर भी दिक्कत आती है। तो इंटरनेशनल लेवल में अच्छा करने के लिए आपको पास उतनी लेग भी होनी चाहिए, उतने मतलब एक के बाद दूसरा, और वो भी उसी लेवल का होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बॉक्सर हमारा या एक खिलाड़ी, एक टीम हमारी उस लेवल की है जो अच्छा कर रही है और अचानक किसी कारण से उस में कोई दिक्कत आई तो दूसरी टीम हमारे पास या दूसरा प्लेयर हमारे पास तैयार होना चाहिए उसी लेवल का। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है और कॉन्फिडेंस तभी डेवलप होता है। जी। आप किसी टूर्नामेंट में जाते हैं, आप गोल्ड मेडल लेके आते हैं, तो दोबारा फिर गोल्ड मेडल लाने के लिए आपका खुद ही मन करता है, आपका मन नहीं करता कि मैं इस टूर्नामेंट में हारूं करके। तो ये एक बहुत सारे फैक्टर हैं और पर्टिकुलरली साइकोलॉजी और उसमें स्पोर्ट्स साइंस में कहूँगा, स्पोर्ट्स साइंस बहुत इन्वॉल्व है, उसमें उसकी बहुत ज़रूरत है। जी, आखिरी में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि किस तरह का फ्यूचर आप देख रहे हैं भारत का आने वाले वर्षों में? जो चीज़ें बदली हैं आपके अपने अनुभव के आधार पर, आपने जो समय देखा है, जैसे आप बता रहे हैं 88 ओलंपिक्स में और अब जो आने वाले ओलंपिक्स से, क्या दिख रहा है आपको? जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी जो ओलंपिक जा रहे होते हैं या टीम को इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने जा रही होती है, व्यक्तिगत रूप से संपर्क करते हैं, बहुत मोटिवेशनल है। और इसमें आप देखिए, अगर किसी खिलाड़ी को अगर राज्य के मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं आप जा रहे हो, मुझे आपसे मेडल चाहिए, हाँ, तो उसका स्टेटस, मेंटल स्टेटस बहुत हाई हो जाता है जी। और वो सोचता है कि मैं उनकी बातों को रखने के लिए भी मेहनत करूं। तो आने वाला समय इस और उसके अलावा जितने प्रकार की खेल की योजनाएं भारत सरकार चला रहा है और अभी जो 2021 की खेल नीति देवभूमि उत्तराखंड में स्टार्ट हुई है, जिसमें हम लोगों ने राज्य सरकार ने 5% कोटा भी खिलाड़ियों के लिए 4% रखा हुआ है। सरकारी नौकरी में 4% की कोशिश कर रहे हैं, प्लस आउट ऑफ टर्न भर्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। 5% आरक्षण यूनिवर्सिटीज़ में, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ में, ताकि वो खेलता भी रहे और अपना कुछ जीवन यापन करने के लिए कोई डिप्लोमा भी करता रहे, उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। जो बच्चे खेलने जाते हैं नेशनल्स, वहाँ उनके आने जाने का देते हैं, खेलने के लिए जो किट होती है वो प्रोवाइड करते हैं, आने जाने का रिएम्बर्स करने के अलावा जब बच्चा मेडल लेके आता है उसको कैश प्राइज़ देते हैं। और कैश प्राइज़ भी देखिए, ओलंपिक में 2 करोड़ रुपया गोल्ड का रखा हुआ है। अभी हमारा एक पैरा का लड़का, अभिनव देशवाल लड़का है, वो पैरा में डेफ बैडमिंटन में वो अभी गोल्ड मेडल लेके आया। 2 करोड़ रुपया उत्तराखंड गवर्नमेंट ने दिया उसको। जी। तो कुल मिलाकर जो है भारत सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, सभी समीकरण बने हुए हैं कि आप स्पोर्ट्स को आगे लेकर जाइए। प्लेयर्स को पूरा सपोर्ट किया जा रहा है, मोटिवेशन दिया जा रहा है और उनकी हर तरह से सहायता की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे कार्यक्रम में हमसे इतनी ढेर सारी जानकारियाँ, महत्वपूर्ण जानकारियाँ शेयर करने के लिए। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।